लोगों ने 9th में पढ़ा होगा काइनामेटिक्स के बारे में, कुछ ना कुछ। काइनामेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, इट इज द ब्रांच which deals with the study of motion. It is the branch of science. It is the branch of science. बेटा आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। के साथ साथ नोट करना बेटा, नोट साथ साथ बनाना इसके। यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं। अब काइनामेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the study of motion, which deals with the study of motion. एक्चुअल में काइनामेटिक्स खुद एक टाइप है इसकी मैकेनिक्स की। फिर से सुनो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of motion without considering cause of motion. Cause of motion एक बार लिख लो, फिर मैं समझा देता हूँ। Without considering cause of motion, इसका मतलब ये होता है, जैसे सपोज करो ये कोई गाड़ी है, वो मूव कर रही है, जा रही है। अब आपने ऑब्जर्व किया कि इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन आपने ये नहीं किसी से पूछा कि ये चल कैसे रही है, इसका इंजन कैसे काम कर रहा है, इसमें पेट्रोल का क्या रोल है, डीजल का क्या रोल है, हाउ इट वर्क्स। तो कारण, कोज का मतलब है रीजन, कोज ऑफ मोशन को बिना कंसीडर किए, विदाउट कंसीडरिंग, अगर आप किसी बॉडी के मोशन को डील करते हो, इफ यू डीलिंग और स्टडिंग द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट कंसीडरिंग द कोज, कोज होता है कारण, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बेटा? काइनामेटिक्स। एस होता है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट लिखा है। एक बार फिर समझ लो सब बच्चे, अगर हम किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आप बाइक पे जा रहे हो और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप कितना डिस्प्लेस हुए, कितना आपकी स्पीड थी, कितनी एक्सेलरेशन से आप जा रहे हो, लेकिन ये कैसे चल रहे हो इसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपकी गाड़ी का इंजन कौन सा है, कौन सी कंपनी का है, कितनी माइलेज दे रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि एक बॉडी चल रही है, उसके पास वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, तो इसको मैं बोलूंगा काइनामेटिक्स। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। एक होता है डायनामिक्स, यही मैं लिख रहा हूँ, डायनामिक्स। इसमें और काइनामेटिक्स में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर विदाउट था ना वर्ड, उसकी जगह पे आप विद लिख लो, बाकी सब सेम है। डायनामिक्स इज आल्सो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, डेफिनेशन नोट कर, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील, इसी को देख के लिख लो, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, विदाउट की जगह पे आ जाएगा विद, विद कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, सर इसमें मैकेनिज्म भी कंसीडर करेंगे डायनामिक्स? यस यस, डायनामिक्स में मैकेनिज्म भी कंसीडर करेंगे, क्यों चल रही है, इंजन ने कैसे काम किया,
फोर्स कैसे डेवलप हुई, पावर कैसे बनी। यहाँ सिर्फ हम देखेंगे काइनामेटिक्स में कि बॉडी चल रही है, यहाँ हम देखेंगे बॉडी चल भी रही है और क्यों चल रही है, व्हाई, हाउ मैकेनिज्म वर्क्स, उसको बोलते हैं डायनामिक्स। तो डेफिनेशन में आप विदाउट और विद का फर्क कर दो बस, विदाउट एंड विद कंसीडरिंग कॉज इज कॉल्ड डायनामिक्स, विदाउट कंसीडरिंग कॉज इज कॉल्ड काइनामेटिक्स। तो हमारे सिलेबस में डायनामिक्स नहीं है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, जो बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, ऑटोमोबाइल में करते हैं, उनको वो चीज वहां पर हम वो लोग पढ़ते हैं कि कैसे इंजन काम करता है, कैसे इंजन वर्क करता है। तो ये मैंने क्रॉस कर दिया। सिर्फ डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, या डिफरेंस बिटवीन काइनामेटिक्स एंड डायनामिक्स। आप कह देंगे कि काइनामेटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस है जो मोशन को डील करती है, लेकिन बिना कंसीडरिंग, विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। इसमें लिख देंगे विद कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद आप Yes, sir. उसके बाद आप नोट करो स्टैटिक्स क्या होता है। व्हाट इज स्टैटिक्स? छोटी छोटी डेफिनेशन है, पहले ये पढ़ लें हम। ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, फिजिक्स की बोल दो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of body at rest। मैं कैपिटल में लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, at rest। स्टैटिक्स का मतलब it is the branch of science which deals with the body at rest, which deals with the body at rest। जो बॉडी को डील कर रही है कब? एट रेस्ट, रेस्ट पे डील कर रही है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। तो काइनामेटिक, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स all are the branches of mechanics, all are the branches of mechanics। अगर कोई आपसे पूछता है मैकेनिक्स, तो हम मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिक्स होता है, इट इज द ब्रांच दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। हाँ, मैकेनिक्स को भी डेफिनेशन लिख लो, मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, तो है ही, इट इज द ब्रांच which deals with the conditions of rest or motion of an object, Mechanics, it is the branch which deals with the conditions of rest or motion of the object around us। जो objects कर लो, जो हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी रेस्ट भी और मोशन की कंडीशन को डील करता है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स की 3 टाइप है, मैंने पहले डिफाइन कर दी। अगर आपसे पूछे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की 3 टाइप हैं। वन इज काइनामेटिक, जो हमारा चैप्टर भी है, एक्चुअली हमारा चैप्टर काइनामेटिक्स। वन इज काइनामेटिक्स, सेकंड इज, बोलो, Dynamics. डायनामिक्स। वेरी डायनामिक्स। एंड थर्ड वन बेटा, Statics. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाता है। व्हाट इज मैकेनिक्स, डिस्कस इट्स टाइप्स, या डिफाइन मैकेनिक्स, काइनेटिक, डायनामिक एंड स्टैटिक्स। तो ये तीनों डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। ओके, किसी को डाउट हो बेटा? एनीबॉडी? No, sir. No, sir.
सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, आराम से करेंगे, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां डाउट होगा बेटा वहीं पूछना। तो सबसे पहले आज का कंसेप्ट डेफिनेशन तो होगी, मैं आपसे ये पूछूंगा आप लोगों से ही, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? कौन बताएगा? नाम बोलो पहले, किसको कुछ आइडिया है? सर जिस रेस्ट जिसकी वेलोसिटी 0। रेस्ट जिसकी वेलोसिटी 0। और कुछ? सर रेस्ट ऐसी बॉडी होती है जो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग वो चेंज ना करियो अपनी पोजीशन। ओके, नव्या कह रही है कि रेस्ट एक ऐसी बॉडी होगी या बॉडी रेस्ट कर रही होगी? सर बॉडी रेस्ट कर रही होगी। ऐसी स्टेट होगी। आप बोलेंगे रेस्ट और मोशन, एक्चुअली में जब भी आप डिफाइन करेंगे तो ये स्टेट होती है, स्टेट। तो कभी भी कहेंगे तो रेस्ट ऐसी स्टेट होगी जिसके अंदर बॉडी अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदलती, अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदलती, उसको आप रेस्ट बोलते हैं बेटा। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी 0। अगर आपने कहा कि वेलोसिटी 0, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एक बस में जा रहे हो, बस की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर ए भी बैठा है और बी भी बैठा है, आप बता सकते हैं ए और बी की वेलोसिटी क्या होगी? ए और बी की वेलोसिटी क्या होगी इस वक्त, अगर बस 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है? कैन यू एक्सप्लेन इट? सर जैस्मिन 0। जैस्मिन कह रही है 0। बेटा 0 क्यों होगी? अगर हम बाहर से देखें, अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें, तो हमारी भी तो वही वेलोसिटी है जो बस की है। अगर 0 होती तो ये बॉडी यहाँ से दूर नहीं जाती, लेकिन जब बस ट्रैवल करके यहाँ पहुंच गई तो ए और बी भी तो यहाँ पहुंच गए ना। तो आप क्या कहोगे? जो वेलोसिटी बस की है वो ही वेलोसिटी उसके पैसेंजर की भी है, लेकिन ये आप कब कहोगे? जब आप बाहर से देख रहे हो। लेकिन अगर इसको कोई अंदर से ही ऑब्जर्व कर रहा हो, तो ए भी रेस्ट पे है, बी भी रेस्ट पे है, तो सी के लिए वेलोसिटी ऑफ ए भी 0 है, सी के लिए वेलोसिटी ऑफ बी भी 0 है। तो आप ये नहीं कहोगे कि रेस्ट तभी होगा जब वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी का 0 होना ये डिपेंड करता है उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी आप घर से क्लास लगा रहे हो सब बच्चे, यस सर। यस आप सर। बताओ आपकी वेलोसिटी क्या है? सर 0। 0। 0 सर। 0। लेकिन आप कहाँ बैठे हैं? घर पे। घर कहाँ है? सिरसा में। सिरसा कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा इंडिया में। इंडिया अर्थ पे। अर्थ घूम रही है, अर्थ इज रिवॉल्विंग। यस। आप अल्टीमेटली बैठे तो अर्थ पे ही हो ना, यहाँ पे। यस सर। और अर्थ अपनी एक्सिस पे भी Yes, घूमती है और अर्थ सन के चारों तरफ भी घूम रही है। तो आप कैसे कह सकते हो आपकी वेलोसिटी 0 है? कैन यू से इट? आप ये कह सकते, होंगे आप तो हमारी वेलोसिटी 0 होगी। हाँ, आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मैं जहां बैठा हूं मेरे आसपास की चीजों के विद रिस्पेक्ट मैं रेस्ट पे हूं। लेकिन अगर मुझे कोई दूसरे प्लेनेट से ऑब्जर्व कर रहा है तो मैं मोशन में हूं, और मेरे पास एक नहीं 2 मोशन है। एक, अर्थ अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है तो मैं ऐसे चक्कर भी काट रहा हूँ, और ऐसे चक्कर काटता काटता मैं सन के चारों तरफ भी घूम रहा हूँ। मेरे पास तो 2 मोशन है ना, 2 मोशन। यस सर। यस सर। आपके पास रोटेशनल मोशन भी है और आपके पास रेवोल्यूशन भी है, Revolutional। सर्कुलर मोशन भी है। आप रोटेट भी कर रहे हो, आप रिवॉल्व भी कर रहे हो। लेकिन आपके आसपास जो कमरा है, जो अर्थ है, उसमें जो चीजें हैं, जो दीवारें हैं, उनके विद रिस्पेक्ट आप रेस्ट पे हो। तो अब आपने लाइफ में कभी नहीं कहना कि वेलोसिटी 0 का मतलब बॉडी एट रेस्ट। आपने ये कहना है बॉडी इज, सुन लो पहले फिर लिखना, बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट
does not change its position with respect to its surrounding, with respect to its surrounding। अब मैं लिखवाता हूँ, डेफिनेशन को प्रॉपरली समझना है और लिखना है, क्योंकि रेस्ट और मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते। एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो किसी के लिए मोशन में हो सकती है, एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो किसी के लिए रेस्ट पे हो सकती है। आप बाइक पे बैठे हैं, दो लोग या साइकिलिंग कर रहे हैं, एक ड्राइवर है जो चला रहा है और एक उसका फ्रेंड है जो पीछे बैठा हुआ। ओके, तो फ्रेंड के लिए ए और बी, ए के लिए बी रेस्ट पे है, बी के लिए ए रेस्ट पे है, लेकिन बाहर वालों के लिए दोनों ही मोशन में, दोनों ही मूव कर रहे हैं, दोनों ही साइकिल के साथ मूव कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आप एब्सोल्युटली रेस्ट पे हो। तो जब भी आपको रेस्ट को डिफाइन करना है, कल मैं सुन लूंगा बेटा जो आज करवा रहा हूँ, क्योंकि अब थ्योरी स्टार्ट होगी है, एक्चुअल में फिजिक्स अब स्टार्ट हुई। तो जब आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको क्रिस्टल क्लियर करना है और बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ना है। थक जाओगे तो जल्दी छोड़ देंगे जब भी आप, बट जितना पढ़ो कंसंट्रेशन। तो लिखो, अ बॉडी is said to be at rest if it does not change its position with respect to, को आप ऐसे लिख सकते हो, w.r.t, if it does not change its position with respect to its surrounding, इसकी सराउंडिंग जो उसके आसपास है, तब आप कहोगे कि बॉडी रेस्ट पे। बॉडी is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। मुस्कान समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. ओके बेटा, अब मैं ना एक एग्जांपल दूंगा, पहले आप मोशन को भी लिख लो, फिर मैं एक एग्जांपल आपसे पूछूंगा, देखते हैं कौन सही से मुझे आंसर देगा कि रेस्ट है या मोशन है। पहले मोशन को लिख लो। Sir, हम लिख सकते हैं an object is in motion when it's continuously changing its position वेरी based on गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस based on इसमें क्या, इसमें reference क्या, point and विद observed, रेस्पेक्ट या विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग बोर्ड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। and observed by a person or a device. वेरी गुड। इसको टू द पॉइंट कैसे लिखेंगे? अ बॉडी is said to be in motion if it changes its position, position को चेंज कर, with respect to its surrounding, surrounding कोई आप रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हो। जब आपने इट्स सराउंडिंग बोल दिया, सब कुछ आ गया उसके। बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। चलो मेरा आप जो क्वेश्चन है वो सुनो। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं एक अच्छे वाला क्वेश्चन पूछूंगा, किसके माइंड में आता है वो देखते हैं। ओके, अगर मैं आपको ये पूछता हूँ, चलो मैं अच्छे वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। आप अपने ऊपर देखो, सब बच्चे, फैन चल रहा होगा या एसी चल रहा होगा, मैं फैन की बात कर रहा हूँ। देखो चल रहा है ना फैन ऊपर, चेक करो Yes, तो। sir. Yes, sir. ओके, अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। फैन इज मूविंग, फैन सर्कल में घूम रहा है। आप नीचे बैठ के मेरी क्लास लगा रहे, यू आर अटेंडिंग माई लेक्चर। मैंने कहा कि आपको ऊपर देखो, तो आपने देखा, ना भी देखते तो भी फैन चल ही रहा था, देखने के बाद भी वो चल ही रहा। नाउ क्वेश्चन इज, क्या फैन मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Rest पे है, मोशन में है, rest पे है, sir.
रेस्ट पे है। कैसे सर रेस्ट उसके पे है? विंग्स मोशन में है, पर सर जो उसके विंग्स है वो मोशन में है, पर उसका बाकी जो बॉडी पार्ट है वो रेस्ट पे है। उसके जो पंख हैं वो मोशन में है, बाकी बॉडी पार्ट रेस्ट पे है। ओके, चलो मैं इसको और इजी करता हूँ क्वेश्चन सबके लिए। मान लो ये फैन है, ये ब्लेड बोलते हैं इसको, ब्लेड। इसके ऊपर मैंने एक डॉट लगा दिया, एक ब्लेड। बाकी ब्लेड भी हैं, लेकिन एक बार मैं एक ब्लेड पे एक डॉट लगा दिया। अब आप यहाँ बैठे हो, आपके लिए इस डॉट को आप क्या कहोगे? क्या डॉट मोशन में है? सर मोशन में। मोशन में है मोशन में है मोशन में है यस सर। Yes, sir. मोशन में है सर। पक्का। सर, मोशन में है। यस अब मेरा क्वेश्चन सुनो। व्हाट इज यू विद रिस्पेक्ट टू द फैन, विद रिस्पेक्ट टू द डॉट ऑफ द फैन? अगर ये डॉट, यहां पर मैं एक बंदा बिठा दूं छोटा सा, या इस डॉट की आंख होती, या ये डॉट ऑब्जर्वर होता, व्हाट इज यू विद रिस्पेक्ट टू द डॉट? मोशन। इन मोशन। सर इन Sir, मोशन। rest. सर मोशन। रेस्ट और मोशन? Rest. इन मोशन। सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। कोई रेस्ट कह रहा है, कोई मोशन कह रहा है ना? चलो देखते हैं अब आपका एक्चुअल आंसर क्या है। अगर आपने कभी ये देखा हो, आप बस पे गए हैं कभी? बस कार पे गए होंगे, सभी जाते हैं। मान लो आप बस पे Yes, जा sir. रहे हैं, बाहर ट्रीज आप देखते हो, कैसा महसूस होता है? व्हाट इज द मोशन ऑफ द ट्रीज विद रिस्पेक्ट टू यू? मूविंग They move in opposite मोशन direction में of है। car bus. मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना? यही होता है ना? बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? अर्थ के विद रिस्पेक्ट आप चल रहे हो, ट्री नहीं चल रहा, लेकिन आपके विद रिस्पेक्ट ट्री चल रहा है ना ट्री? इसका Yes, मतलब sir. ये हुआ बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में है तो दूसरा उसके लिए भी मोशन में ही होगा। ट्री के लिए आप मोशन में है, आपके लिए ट्री मोशन में है। ये तो आपका एक्सपीरियंस है कि ट्रीज चलते नहीं है। मान लो कोई दूसरे प्लेनेट से बंदा आ जाए कहीं से, उसको ना पता हो यार ट्रीज चलते हैं नहीं, उसको आप ट्रेन पे लेके जाएंगे तो वो क्या कहेगा? ट्रीज आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि वो ऐसा देख रहा है। ऐसा आप भी देखते हो। तो यहाँ पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इफ ए इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी, देन नोट कर लेना, बी मस्ट बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ए बी के लिए मोशन में है तो बी ए के लिए मोशन में होगा, और अगर ए बी के लिए रेस्ट पे है तो बी ए के लिए रेस्ट पे होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब उसका आंसर बताओ। फैन के ब्लेड पे लगा हुआ डॉट Motion. के Motion. लिए आप क्या होंगे? मोशन। 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 क्योंकि वो खुद किस पे है? आपके लिए मोशन में है, तो ये किसके लिए? आप इसके लिए क्या होंगे? मोशन में। तो सिंपल सा एक लॉजिक मैंने क्लियर कर दिया। यस यस बोलो सर बेटा। इसी में कोई रेस्ट का एग्जांपल देना। हाँ रेस्ट का देता हूँ। रेस्ट का तो है ही बेटा। आप ट्रेन में यहाँ दो लोग बैठा दो, ए के लिए बी रेस्ट पे, बी के लिए ए रेस्ट पे, है सर ना? ये फैन वाले कंसेप्ट में थोड़ा सा मतलब फैन वाले थोड़ा- कंसेप्ट में तो बेटा यहाँ पर एक डॉट लगा लो। फैन वाले कंसेप्ट में ये बीच में एक डॉट लगा लो, ये इसको डॉट काला कर देते। अब इसके लिए, हमारे लिए ये रेस्ट पे, ये नहीं घूम रहा, ब्लेड घूम रहे हैं, है ना? हमारे लिए ये वाला पार्ट जो इसको मैंने ब्लैक किया है वो रेस्ट पे है, बाकी ब्लेड के सारे पॉइंट घूम रहे हैं। तो इस ब्लैक पार्ट के लिए हम क्या होंगे? रेस्ट पे। Rest. बिल्कुल वाइस वर्सा है बेटा, बिल्कुल वाइस वर्सा है। अगर आपको किसी एग्जांपल में ये ना समझ में आए ना कि वो रेस्ट पे है मोशन पे, तो आप उल्टा सोच लो, उसके लिए आप क्या हो? अगर उसके लिए आप मोशन में हो तो वो आपके लिए मोशन में होगा। ओके सर। ओके,
आप मेरी फिंगर देख रहे हो अभी, Yes, मैं sir. इसको हिला रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? फिर motion. मोशन अब सुनो, अब मैंने फिंगर को रोक दिया, मेरे सिर को हिलाना शुरू कर दिया, अपना सिर हिलाओ सब। अब भी ये फिंगर आपके लिए मोशन में। क्या किया? पहले मैं फिंगर को हिला रहा हूँ, अपने सिर को नहीं हिला रहा। मेरे साथ एक्टिविटी करो। आप सिर को नहीं हिला रहे, आपको क्या दिख रहा है? फिंगर इज इन मोशन। यस अब फिंगर को स्टिल कर दिया, अपने सिर को हिलाना शुरू कर दो, सिर को हिलाओ। तो आपकी फिंगर के लिए आपका फेस मोशन में है ना, यस सर तो Yes, sir. आपकी Yes, sir. फेस के लिए ये फिंगर भी मोशन में होगी। Okay, sir. आईआईटी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बेटा सुनिए, ध्यान से सुनना। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, किसी भी लेवल पे, चाहे आप आईएएस के लिए तैयारी करो बाद में, हर पेपर बेसिक से जुड़ा हो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, ये बेसिक्स लेक्चर है, थ्योरी जो फाउंडेशन है, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपका कॉम्पिटेटिव पार्ट स्ट्रांग होगा ही होगा। और मैं गारंटी से बोलता हूँ, अगर जो बच्चे नीट लेवल के हैं, क्योंकि नीट का पेपर बहुत आसान आता है फिजिक्स में, आप मेरी बेसिक फाउंडेशन क्लास के नोट्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। 100% इसलिए बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर भी बच्ची थी निधि, उससे लास्ट ईयर सुचिता, आउट ऑफ 45 43 क्वेश्चन करेक्ट थे, और जो 2 रॉन्ग थे, मैंने पहले भी बताया था, वो इतनी सिली मिस्टेक थी जो बच्चे खुद कह रहे थे बहुत गलती, पता नहीं कैसे गलत कर रहे हैं। तो जो बच्चे नीट के हैं, उनके लिए तो ये बेसिक नोट से बियॉन्ड कुछ आता ही नहीं है, प्रैक्टिस करनी है बस। और जो आईआईटी के हैं, उनको थोड़ा सा कंसेप्ट और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और वो उसको क्लियर कर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अब ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में कैसे आया। सेम क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, फिंगर वाला क्वेश्चन ये था, आप अपने फेस को हिला रहे हो और फिंगर को आपने रोका हुआ है। व्हाट इज द मोशन, व्हाट इज द स्टेट ऑफ फिंगर विद रिस्पेक्ट टू योर फेस? मोशन Motion. Because your face in motion with respect to the finger, so it is vice versa। ये पॉइंट अपने माइंड में फिक्स कर लो, आपको रेस्ट और मोशन में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, आप बताना रेस्ट पे है या मोशन में। ये एक बोट है, बोटिंग कर रहे हो, बोटिंग सबने की होगी, नो डाउट पानी में ही करोगे। यू आर ऑन बोट और पानी का फ्लो इधर है और आप इस तरफ बोट को लेके जाने की कोशिश कर, 2 लोग बैठे हैं यहाँ, हाथ में वो पैडल, चप्पू कप्पू क्या बोलते हैं, वो हाथ में पकड़े हुए, और उससे उन्होंने पैडलिंग करना शुरू किया। पानी का फ्लो इधर है और वो उसके अगेंस्ट पैडलिंग कर रहे हैं। किनारे पे कोई बंदा बैठा है, वो इनको ऑब्जर्व कर रहा है काफी देर से। यहाँ पर ये मैं बना रहा हूँ कि उसके किनारे पर ट्री के नीचे एक बंदा, सी, ये ए, ये बी, ये सी। तो ऐसी सिचुएशंस मिलती है। ये आदमी क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जितना भी एफर्ट कर रहे हैं आगे जाने पे, पानी उतना इनको पीछे लेके जा रहा है और ये वहीं के वहीं खड़े हुए हैं काफी देर से। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द मोशन, व्हाट इज द स्टेट ऑफ ए, इसको सी नाम दे दो, विद रिस्पेक्ट टू सी, बताओ। So rest. रेस्ट, Rest. रेस्ट क्योंकि Rest. ऑब्जर्वर क्या है? ये ऑब्जर्वर कौन है? ये, इसके लिए वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर, रेस्ट पे। ओके, व्हाट इज द स्टेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? Rest. 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 वेरी वेरी। अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज द स्टेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाटर? Motion. 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 क्योंकि ए के लिए वाटर मोशन में है, तो वाटर के लिए ए भी क्या होगा? मोशन Motion. ए के लिए सी रेस्ट पे है, तो सी के लिए ए भी क्या होगा? रेस्ट Rest. तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेस्ट है।
Yes, Motion. sir. सर ए के लिए बी रेस्ट पे होगा या मोशन पे होगा? बेटा ए के लिए बी तो हमेशा ही रेस्ट पे होगा, चाहे बोट चल रही हो चाहे नहीं चल रही। जैसे बस में आप बैठे हो दोनों, आप एक दूसरे के लिए तो रेस्ट पे होंगे ना। क्या ए से बी दूर जा रहा है? आप ये देखो, क्या ए से बी अपनी पोजीशन बदल रहा है? नहीं, जितना No. गैप था उतना ही रहेगा, तो रेस्ट पे हो। सर अगर ए और बी मतलब खुद अपना मतलब वॉकिंग कर रहे हैं तो वो रेस्ट पे तो नहीं होंगे, वो मोशन में होंगे एक दूसरे के। वॉकिंग कर रहे हैं तो होंगे बेटा, यस वॉकिंग तो नहीं कर रहे ना। अब मान लो बस के अंदर आप देखते हो एक ड्राइवर होता है जो कि रेस्ट पे रहता है हमेशा, एक कंडक्टर होता है जो टिकट्स के लिए आप तक पहुंचता है ना। यस सर। अब ये चल रहा है, तो बी के लिए कंडक्टर मोशन में है यस सर। और कंडक्टर के लिए बी भी मोशन में। कंडक्टर के लिए बी भी मोशन में है। क्यों मोशन में, बताता हूँ। कंडक्टर के लिए बी पहले इतना दूर था, कंडक्टर यहाँ पहुंच गया, बी का कंडक्टर से डिस्टेंस चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी ना। यस सर। तो एक लॉजिक को ध्यान में रखो, अगर ए के लिए बी मोशन में है तो बी के लिए ए मोशन में होगा, ए के लिए बी रेस्ट पे है तो बी के लिए ए रेस्ट पे होगा ही होगा। Is ओके it? सर अगर जो फिंगर वाला आपने एग्जांपल दिया उसमें सिर्फ आंखें ही लाएं तो क्या हिलाए? आईज आईज हाँ, आईज ओनली। हाँ, तो फिर विद रिस्पेक्ट टू आईज, यस। मोशन ही होगा ना उसमें भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विद रिस्पेक्ट टू फेस नहीं, फिर विद रिस्पेक्ट टू आईज पूछोगे आप। अगर फेस स्टिल है, फेस तो आपने स्टिल रखा और आंखें मटकाई, मतलब सॉरी घुमाई, जब आईज के अंदर आप इसको मूव करवा रहे हो, ऐसे ऐसे मूव करवा रहे हो, तो आप इसको मोशन में ला रहे हो, यस, फिंगर भी मोशन में। बट उस केस में फेस के विद रिस्पेक्ट आप क्या होंगे? रेस्ट पे हो, रेस्ट। क्योंकि फेस मूव नहीं कर। ओके, ओके यस सर। लास्ट एग्जांपल के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। आपने देखा होगा कि मून को या सन को हम अर्थ से ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है सन इधर से निकला और शाम तक यहाँ चला गया, ऐसा ही दिखता है ना हमें। यस सर। बट Yes, ऐसा sir. होता लेकिन नहीं सर। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। यस सर। Yes. एक्चुअल में हाँ, सन रेस्ट पे होता है और अर्थ मोशन। अर्थ मूव करती है। तो ये सेम एग्जांपल देखो, अर्थ के लिए सन मोशन में है, यस तो सर। सन के लिए अर्थ क्या होगी? मोशन। मोशन में होगी। तो आई थिंक सबको रेस्ट एंड मोशन क्लियर हो। तो स्टार्स का एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा? स्टार्स बेटा? में मोशन नहीं होगा। मोशन नहीं किसका? होगा ना। बेटा अगर स्टार्स अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे हैं तो मोशन नहीं होगा। स्टार्स के But- लिए हम मोशन में नहीं है, हमारे लिए स्टार मोशन में नहीं है। तो रेस्ट है। हाँ। ओके। ओके बेटा, तो यहाँ एक स्टेटमेंट बन गई। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बोर्ड क्लास में, स्कूल लेवल पे। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट absolute, but relative. ये कंक्लूजन होगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन करो कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट लिखा है, थोड़ा स्पेलिंग मिक्स हो रही है, ABSOLUTE। रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Sir, because a body in the motion according to an object can be called as rest with the view of other object. बिल्कुल सही है। हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, अ बॉडी एट रेस्ट with respect to one surrounding या ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है। बॉडी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन सराउंडिंग और ऑब्जर्वर, it may be
in motion with respect to other observer. एक बॉडी जो किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे है, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकती है, तो फिर आप रेस्ट को एब्सोल्यूट नहीं कह सकते हो, ऐसे ही आप मोशन को एब्सोल्यूट नहीं कह सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल देके इसको समझा देना कि अगर किसी बस में पैसेंजर in a bus are at rest with respect to the bus के with respect वो रेस्ट पे हैं। सर वो नेट बंद हो गया सर, इससे पहले वाला टॉपिक क्या करवा रहे थे आप? तो यही चल रहा है, रेस्ट एंड मोशन ही चल रहा है, उसी को Okay, sir. कंक्लूड किया। पैसेंजर इन ए बस आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बस एंड दे आर इन मोशन with respect to the ground. Passenger in a moving bus लिख, passenger in a moving bus are at rest with respect to the bus. तो बस को अगर मैं सराउंडिंग लेता हूँ तो सारी रेस्ट पे हैं। जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं उसको आप सराउंडिंग लेंगे तो आप सब लोग रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर आप पूरी के पूरे यूनिवर्स को सराउंडिंग लेंगे तो अर्थ के साथ आप घूम रहे हैं, तो यू आर इन मोशन। तो यहाँ पर आपने क्या कंक्लूड किया? हेंस रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट but relative. Rest and motion are not absolute but relative. समझ में आ गया बेटा सबको ये? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब लिखो टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन को हम 3 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, 3 टाइप। सीधा सीधा लिख लो। 1 डायमेंशनल मोशन, नंबर 2 2 डायमेंशनल मोशन, और नंबर 3 बेटा 3 डायमेंशनल मोशन। आज थ्योरेटिकल पार्ट ही रहेगा, कल हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ जाएंगे। 2 डायमेंशनल मोशन है, 3 डायमेंशन। बता सकते हैं बेटा 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? देखिए पहले एग्जांपल से समझ लो। सपोज तो एक जो बॉडी है, स्ट्रेट लाइन में जो मूव करता है 1 डायमेंशन। स्ट्रेट लाइन का भी थोड़ा फर्क है बेटा, मैं बताता हूँ। इसमें सिर्फ एक डिमेंशन हो, चाहे टाइम या फिर टाइम को नहीं ले रहे हैं यहाँ, डायमेंशन हम 3 ले रहे हैं, एक्स वाई और जेड। ध्यान रखो, वैसे 4 डायमेंशन होते हैं टाइम भी, बट यहाँ पर हम 3 डायमेंशन ले रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ही पॉसिबल डायरेक्शन। हाँ, जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना बॉडी के। अब एक बॉडी यहाँ से चली, सुनो ध्यान से, वो यहाँ पहुंच, फिर वो यहाँ पहुंच, फिर वो यहाँ पहुंच गई, तो सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई और जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी बॉडी का एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उस मोशन को बोलेंगे 1 डायमेंशन। होगा तो स्ट्रेट लाइन। अब मान लो एक बॉडी यहाँ थी, उसके बाद वो यहाँ पहुंच, फिर वो यहाँ पहुंच, यहाँ उसके कोऑर्डिनेट क्या थे? 0 0। यहाँ उसके कोऑर्डिनेट थे 4 1। कोऑर्डिनेट समझते हो ना सब बच्चे? यस और यहाँ उसके कोऑर्डिनेट बन गए लेट 5 3। तो आप ही बताओ इसके कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? 2 ना?
टू टू कोऑर्डिनेट और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट थे 0 0 1 0 2 0 एक चेंज 3 हो रहा है 0, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था। अगर किसी बॉडी के मोशन में तीनों में से 3 कोऑर्डिनेट होते हैं स्पेस में एक्स वाई जेड, जैसे बर्ड फ्लाई कर रहा है तो वो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो इस एक्सिस पे उड़ेगा या इस पे उड़ेगा, वो तीनों में कहीं भी जा सकता है। उसके पास 3 कोऑर्डिनेट होंगे 3 4 5। कुछ देर के बाद वो यहाँ चला जाएगा, उसके पास कोऑर्डिनेट तीनों ही चेंज हो रहे। अगर किसी के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो तो उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। स्पेस के अंदर, स्पेस में जो भी मोशन होगा वो 3 डायमेंशन हो। स्पेस के अंदर, हवा में, एयर में पतंग का उड़ना वो 3 डायमेंशन है। लेकिन अगर आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो तो आप एक प्लेन में खेलते हो, उसमें फिर जेड एक्सिस का रोल नहीं है, एक्स या वाई का रोल है। तो प्लेन के dimensional. हाँ, प्लेन का जो मोशन होगा वो 2 डायमेंशन होगा। मैं आता हूँ एग्जांपल पे। और जो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस, कोई भी एक्सिस के पैरेलल, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। तो मैं पहले डेफिनेशन दे दूं, फिर मैं एग्जांपल बोलूंगा, आपने बताना है 1 है, 2 है या 3 है। देखते हैं आप कितने करेक्ट बताते हैं। पहले समझ लो डेफिनेशन कैसे लिखो। 1 डायमेंशनल मोशन लिखिए, मोशन is said to be one dimensional motion। मैंने ODM लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 1 dimensional motion if one out of the 3 coordinates, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जो बच्चों ने कल कंपटीशन क्लास लगाई थी यस सर उन्होंने वेक्टर में देखा था 3 होते हैं। हम आगे वेक्टर पढ़ेंगे थ्योरी में भी। तो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड। Motion is said to be 1 dimensional motion if one out of the 3 coordinate is changed या is required to specify the position सर of yes। सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है, प्लीज थोड़ा इसे जूम। मैं जूम कर, अब देखो बेटा, इधर तो सही है नेटवर्क। आप सर सही दिख रहा है सही दिख रहा है सर। फिर नेटवर्क आपका इशू हो सकता है बेटा। इधर मेरे पास लैपटॉप पे भी सही दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से सही जा रहा है। चलो सुनो, बोल भी रहा हूँ साथ साथ। मोशन इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन if one out of the 3 coordinates is required to specify the position of object। to specify the position of object, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। अब अपने आप ना इसको कंप्लीट कर लेना। जब 2 लिखोगे तो आप लिखोगे 2 आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट। सर 2 डायमेंशन में ये लिख सकते हैं, द प्रोजेक्टर दैट मूव्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सब्जेक्ट टू द एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। बेटा वो तो एक एग्जांपल हो गया ना। डेफिनेशन सर मैंने जो वो नहीं, डेफिनेशन नहीं लिखोगे, वो एक एग्जांपल हो जाएगा। ओके सर। हाँ, वो मैं आता हूँ एग्जांपल्स पे। 2 डायमेंशन में आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो इससे डेफिनेशंस को। सब बच्चे देखो, मैंने आपको 1 डायमेंशन समझा दिया, यहीं से 2 बना लो। मोशन इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल मोशन इफ 2 आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, इज की जगह पे आर आ जाएगा, आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेल्फ लिख लोगे ना इसको। यस सर यस सर। 3 में आपने इतना ही लिखना है। 3 में मोशन इज सेड टू बी 3 डायमेंशनल मोशन इफ all the 3 coordinates are required to specify the position। अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अब इसको थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज बदल के अपने नोट्स पूरे कर लेना। हाँ, 1 डायमेंशन में था 1 आउट ऑफ द 3,
2 डायमेंशन में होगा 2 आउट ऑफ द 3, 3 में होगा ऑल द 3, या 3 आउट ऑफ द 3 कर दो, उससे बेटर होता है। ऑल द 3 डायमेंशंस आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अब मैं एग्जांपल आपसे डिस्कस करूंगा, आपने मुझे बताना है 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन। 5 एग्जांपल दे रहा हूं, आप बोलेंगे नहीं, अपने अपने आंसर बना लेंगे, फिर चेक करेंगे कितने बच्चों के कितने ठीक। फर्स्ट एग्जांपल इज मोशन ऑफ insect crawling on floor। इंसेक्ट का फ्लोर पे क्राउल करना। अपना आंसर बना लो, बोलना नहीं है, आंसर बना लो, भाई बोलना। अपने विद रिस्पेक्ट टू बताने हैं ना बेटा मोशन तो अब आपने ये देखना है कि 1 डायमेंशन सराउंडिंग के विद रिस्पेक्टिंग, सराउंडिंग जो भी है, रूम के अंदर एक इंसेक्ट चल रहा है तो आप ऑब्जर्वर हैं, आप देख लो, आपने विद रिस्पेक्ट बता दो, वो तो वही आएगा, एक ही रूम में बैठे हो। मोशन ऑफ इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन फ्लोर, आपको ये बताना है 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है या 3, बना लो अपना आंसर। दूसरा एग्जांपल, मोशन ऑफ अ बॉल या ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। दूसरा है एक ऑब्जेक्ट का ऐसे ग्रेविटी में नीचे गिरना, फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तीसरा एग्जांपल, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। फोर, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ अर्थ, ये रहने दो अभी, ये इसका एग्जांपल नहीं बनता। फोर्थ आप लिखो, सोचता हूँ मैं और अच्छा सा एग्जांपल। हाँ, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल। जितने मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ आपने आंसर बनाते जाओ, फिर मुझे ये चेक करना है कितने बच्चों के कितने आंसर ठीक है। इससे क्लियर होगा कि आपको चीजें समझ में आ रही। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट narrow road, motion of a car on a straight narrow road। 6, motion of drunk man, कंप्लीट ड्रंक की बात कर रहा हूँ मैं, वो जब चलता है सड़क पे उसका मोशन आपने सोच के बताना है। 7, मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट, मतलब काइट का मोशन। 8, मोशन ऑफ रॉकेट, ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आया हो, जल्दी नहीं करना, बस आंसर देने में। 9, मोशन ऑफ पेंडुलम,
ऑफ क्लॉक, आपने देखा होगा क्लॉक में एक पेंडुलम होता है, उसके मोशन की मैं बात कर रहा हूँ, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक। एंड लास्ट, साथ साथ आंसर बना रहे हो ना आपने, साथ साथ बना लो, Yes, sir. टाइम हो जाएगा। मोशन ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है, मोशन ऑफ रेन ड्रॉप ऑन अ विंडी डे। ऐसे एग्जाम्पल बुक्स में कहीं नहीं मिलेंगे, अभी माइंड में आ रहे हैं तो मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ। ऑन अ विंडी डे, 10 क्वेश्चन है मेरे, आपके कम से कम 8 ठीक होने चाहिए, वैसे तो 10 के 10 ठीक होने चाहिए। सर कर लिया। हाँ कर लिया, डन। सर सब डन। यस सर। लोग कर लो, फिर मैं आंसर लिख रहा हूँ, फिर आप मैच करना। है ना सबका, Yes, sir. एवरीबॉडी? किसी का रह तो नहीं गया? मान्य आपने कर लिया बेटा? परिणीता, मान्य, पिंकी यादव? सर कर लिया। Yes, sir. ओके बेटा। ईशा आपने? सर कर ईशा, लिया। वंशिका, रौनक, सबने कर लिया। चलो अब मैच करते हैं, किस किस के कितने ठीक। Sir, I haven't because I'm confusing it. कोई बात नहीं बेटा, कंफ्यूज सारे ही हैं अपने अकॉर्डिंग। कौन बोल रहे हो, नाम बोलो। Sir, Faiza. फायजा थोड़ा सा कंफ्यूज है, कितना समझ में आ रहा है वो लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो क्लियर हो जाएगा Okay. कंफ्यूजन। फर्स्ट है मोशन ऑफ इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन ए फ्लोर। एक फ्लोर पर कोई भी इंसेक्ट क्राउल करेगा तो ये मोशन एक प्लेन का मोशन होगा, और प्लेन का मोशन होता है 2 डायमेंशनल। कितने बच्चों का ठीक है? सर नब्बे। कुशल। ठीक है। काफी बच्चों। चलो लास्ट में काउंट करना, अगर टाइम हो जाए तो आप अपने ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप एडिड हो, अपने आंसर बता देना, सर हमारे इतने इतने आए। और लास्ट टेस्ट बहुत अच्छा गया काफी बच्चों का, 20 आउट ऑफ 20 बहुत सारे बच्चों के। कल हम डिस्कस करेंगे लास्ट टेस्ट की एनालिसिस भी, एक बार आज इसको कर लो। मोशन ऑफ ए बॉल, बॉल अंडर ग्रेविटी है तो 1 डायमेंशन, Yes, sir. सीधी लाइन में आएगी, उसकी जेड एक्सिस चेंज होती है सिर्फ। मोशन ऑफ ए बॉल अंडर ग्रेविटी 1 डायमेंशन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के अराउंड अर्थ का घूमना, एक ऑर्बिट में घूमती है अर्थ, 1. और ऑर्बिट होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ, और सर्कल एक प्लेन होता है, और प्लेन इज ए 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन नहीं है बेटा। आप सर्कल में कोई चीज घुमाओगे तो आप यहाँ देखो, अगर ये 0 0 है, यहाँ जाएंगे तो 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, एक्स भी और वाई भी। सर्कुलर मोशन इज Okay, 2 sir. डायमेंशन। पर सर ये Question स्पेस में है तो 3 डायमेंशन नहीं होगा। बेटे स्पेस में घूम तो ऑर्बिट में रहा है ना, ऐसे तो नहीं कि अर्थ घूमते घूमते जंप कर रही हो। अगर अर्थ घूमते घूमते ऐसे जंप करे जैसे मैं अपने हाथ से दिखा रहा हूँ, फिर 3 डायमेंशन होगा। वो घूम तो एक ऑर्बिट में रही है, हम सब अच्छा स्पेस अगर में सर हैं। हमें पर्टिकुलर पाथ गिवन हो तो फिर वो 2 डायमेंशंस में होगी। हाँ, और अगर वो सर्कुलर प्लेन में हो, अगर वो यहाँ जंप करती, ऊपर जाती है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर आप बोलते हैं कि ये 3 डायमेंशन। हम भी स्पेस में रहते हैं, पता है आपको, अर्थ भी स्पेस का पार्ट है, प्लेनेट सारे स्पेस में है। तो सर्कल में जब भी कोई मोशन होगा वो 2 डायमेंशन होगा। मोशन इन ए सर्कल इज, यही गलती होती है बच्चों से हमेशा, अर्थ की 3 डायमेंशन बोल देते हैं। गैस मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन, सिंपल था ये तो। गैस मॉलिक्यूल है वो एक्स एक्सिस पे भी जा सकते हैं, वाई पे भी जा सकते हैं, जेड पे भी जा सकते हैं। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड 1 डायमेंशन। 1. सब अपनी पिक भेजना आंसर के साथ, जो जो आपने जहां नोट किया कॉपी पे, ग्रुप में। मोशन ऑफ ए ड्रंक मैन, ड्रंक मैन 2 नहीं, मैं इसको 3 कहूंगा, क्योंकि इसका कुछ नहीं पता, इधर चला जाए, इधर चला जाए, नीचे गिर जाए। नहीं, ये गिर भी सकता है। सर इसका 2 तो क्यों नहीं आएगा? 2 डायमेंशन आएगा। सर इसी में कंफ्यूजन है सर। हाँ 2 तब आएगा बेटा, वो सिर्फ सड़क पे चल रहा है, ओके, जो उसका सेंटर ऑफ मास है, हर बंदे का एक सेंटर ऑफ मास होता है, बॉडी का सेंटर।
अगर उसका सेंटर x और y में जा रहा है फिर तो 2 है। अगर वो थोड़ा सा झटका खा गया, थोड़ा सा झुक गया, तो उसका तीसरा डायमेंशन भी चेंज हो जाएगा। तो ड्रंक्ड मैन मैंने लिखा कंप्लीट ड्रंक्ड है, ये इधर उधर हिलेगा भी और थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा, संभालेगा। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसको हम ट्रीट करते हैं हर चीज को डील करने के लिए। कोई बात नहीं, इस पे डिस्कशन अपन कल भी करेंगे। एक बार मेरी तरफ से 3 डायमेंशन लिख। फ्लाइंग काइट 3 डायमेंशन। रॉकेट सीधी लाइन में उड़ता है, पता है आपको? Yes. एरोप्लेन नहीं है ये, Yes, इट इज sir. 1 डायमेंशनल। सीधा जाएगा ये ऊपर स्ट्रेट। सर वो Motion- थोड़ा सा ऐसे 45 डिग्री में नहीं होते, वो थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे। बेटा जब मोस्टली इसका जो मोशन रहता है ना लंबे टाइम तक वो स्ट्रेट ही रहता है, उसके बाद ये चेंज करता है। तो हम मोस्टली जो उसका मोशन होता है उसको डील करते हैं। जैसे एरोप्लेन है वो तो ऊपर नीचे भी हो जाएगा, ये तो जाएगा स्ट्रेट। इसको आप 1 डायमेंशन में लोगे। फिर आ गया पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक लिखो आप 2 डायमेंशन। Yes. मोशन ऑफ ए रेन ड्रॉप ऑन विंडी डे। सर अगर पेंडुलम windy 2 में- कैसे हो गया? 3-dimensional. क्या बेटा? पेंडुलम 2 कैसे हुआ? पेंडुलम कैसे कैसे घूमता है देखो, ऐसे ना। Yes. तो जब इधर x भी चेंज हो रहा है और इधर z भी चेंज हो रहा है, 2 चेंज हो रहे हैं ना उसके। जब यहां से यहां पहुंचेगा, इधर भी दूर गया और हाइट भी ले गया, तो इट इज 2 डायमेंशन। अगर ये स्ट्रेट लाइन में चलता तो 1 डायमेंशन होता है। ये ऐसे ऑसिलेट करता है, और ऑसिलेशन सर्कुलर पार्ट का ही एक पाथ होता है। कोई चीज ऑसिलेट करेगी तो वो सर्कल का ही एक पार्ट है ना, और सर्कल में जो Yes, चीज sir. होती है वो 2 डायमेंशन होती है। अब था मोशन ऑफ रेन ड्रॉप। वैसे तो रेन ड्रॉप का मोशन 1 डायमेंशन होना चाहिए, बट अगर हवा चलेगी इधर, हवा चलेगी तो वो विंडी डे में एयर ब्लो का कुछ नहीं पता किधर हो सकती है। 3 तो आप 3-dimensional. इसको 3 डायमेंशन में ले। यस। Yes, sir. अब अपने अपने एक्सप्लेनेशन आंसर मुझे भेज देना। टाइम आज के लेक्चर का मेरा पूरा Okay, हो sir. गया। मेरी Excuse 12th me, की sir. क्लास है। यस बेटा। सर जो कंगारू का मोशन होता है वो हम 3 डायमेंशनल लेंगे? कंगारू के सेंटर ऑफ मास का। अब हाँ जी, डिपेंड sir. करता है ना, कंगारू स्ट्रेट रोड पे जा रहा है या वो कहीं फील्ड में घूम रहा है। फिर तो सर बट आपने जैसे बताया था कि अर्थ जंप नहीं करती, तो सर कंगारू तो जंप करता है, तो फिर उस हिसाब से हाँ, हम वो- क्या लेंगे? बिल्कुल 3 डायमेंशन लेंगे। अगर वो जंप करता है, जंप तो करता ही है, खैर उसका सेंटर ऑफ मास आपने कहाँ कंसंट्रेट करना है दिशा। उस कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कंगारू या कुछ है, उसके सेंटर ऑफ पार्ट का एक पॉइंट बना लो। अब इस पॉइंट के साथ क्या ये पॉइंट सीधी लाइन पे जा रहा है, या क्या ये पॉइंट ऐसे होके जा रहा है? ऐसे होके जा रहा है तो 2 डायमेंशन होगा। क्या ये तीसरी एक्सिस को भी टर्न कर रहा है, तो 3 डायमेंशन होगा। ओके सर। ऐसे आपको चेक करना है। कोई बात नहीं, कल और डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर को सिर्फ थ्योरेटिकल लेक्चर था, इसको आप पढ़ लेना। जो जो आपके डाउट्स हैं उस पर खुद भी सोचना, Okay, फिर मैं sir. कल इसको और एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।